नमस्कार। आज हम 10th क्लास का एक ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एजुकेशन का एक सिस्टम होता है, हम नोन से अननोन की तरफ चलते हैं। जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, मेरे लेक्चर को पहले सुन चुके हैं, उन्हें तो इन सब बारे में मालूम है, लेकिन बहुत सारे न्यू व्यूअर इस लेक्चर को सुनने के लिए आते हैं, तो कई बार वो देखते हैं कि ये सारा बता रहे हैं, टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा। इस चैप्टर के एक एक अक्षर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है मिनरल। वी विल डिफाइन व्हाट वी मीन बाय मिनरल। हालांकि जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस which is having a definable internal structure। तो यहां पर होमोजेनियस क्या होता है, नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है, और डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक होता है कि क्वेश्चन आंसर के पर्पज से ना करके इस तरह से करें कि हमें वो चीजें समझ में आ जाएं, ताकि उनको हम लोग खुद से लिख पाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की फॉर्म को हम इजीली कर लेते हैं। Indispensable part of our life. We will define on what basis we can say that in the absence of minerals, life is not possible today. What are the reason behind it? इसके पीछे क्या क्या कारण हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि अब हम मिनरल्स के बिना लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते। उसके बाद क्लासिफिकेशन के मिनरल्स की क्लासिफिकेशन को किया जाएगा। इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। 2 शब्द हैं, ज्योग्राफर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। इनका वर्किंग एरिया कौन सा है, किनको हम ज्योग्राफर कहेंगे, और जियोलॉजिस्ट मिनरल्स के बारे में अपनी किस प्रकार की राय रखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मोड ऑफ अकरेंस, ये मिनरल्स कहां पर पाए जाते हैं। यहां पर हमें रॉक का कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि जो 3 तरह की रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन कौन सी रॉक्स किस किस जियोलॉजिकल टाइम में फॉर्मेशन हुआ और किस किस तरह के मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। रैट होल माइनिंग, नाम से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि रैट का नाम इसमें क्यों जोड़ा है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, बहुत कम समय लूंगा इस ओवरऑल के बारे में बात करने के लिए, फिर हम लोग सीधा सीधा इस चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर थोड़ी आपको बेचैनी हो रही है तो आप स्क्रॉल करके देख लें कि हम किस तरह से मिनरल्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर आप स्टडी में रियली आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पूरे लेक्चर को मिस नहीं करना चाहेंगे। देखिए, फेरस और नॉन फेरस, इनका मतलब क्या होता है, कौन से मिनरल्स को, मेटल्स को हम फेरस की कैटेगरी में रखते हैं, कौन से नॉन फेरस की कैटेगरी में होते हैं। फेरस में हम 2 बात करेंगे, आयरन और आयरन क्या होता है और क्या होता है, इसकी बेल्ट कहां कहां पर मैंने लिखा है, यहां पर मेजर बेल्ट्स कौन सी हैं। इसके अलावा हम लोग मैग्नीज के बारे में बात करेंगे जो फेरस मिनरल है। उसके बाद नॉन फेरस में कॉपर, बॉक्साइट के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटेलिक, मिका, रॉक मिनरल्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे when we are saying that these are the indispensable part of our life, तो why and how we should conserve, we can conserve the minerals, हम इस बारे में बात करेंगे। और जब हम आयरन ओर के बारे में, फेरस और नॉन फेरस के बारे में जो विस्तार से बात करेंगे, तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मैप पर उनकी क्या स्थिति है, कि ये मिनरल्स कहां कहां पर पाए जाते हैं। इस बारे में हम लोग मैप वर्क भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो स्टूडेंट 100% मार्क्स को ऑब्टेन करना चाहता है उसके लिए तो ये मैप का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट एक भी मार्क्स को मिस नहीं करना चाहेगा। मैप के थ्रू भी इनका जो कंसंट्रेशन है वो कहां पर है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज, ये एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज रन करती हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये सारी चीजें हैं, वो एनर्जी रिसोर्स कौन कौन से हैं और इनको किन 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम आज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं,
क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का अल्टरनेट ढूंढने में लगे, वो हम बात करेंगे। पार्ट मैंने बताए हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको हम रूटीन में करते आ रहे हैं। इस बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रो, जियोथर्मल आता है, वन बाय वन एक एक पॉइंट करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पहला जो पार्ट है हम उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही करेंगे। हम शुरू करेंगे व्हाट वी मीन बाय मिनरल, मिनरल होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ओके, आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर बिगन होता है, शुरुआत होती है मिनरल्स की डेफिनेशन के साथ। आप अपनी बुक में पाओगे, क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। मिनरल्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है उसमें पहला ही वर्ड है जियोलॉजिस्ट डिफाइन। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। उसके लिए आवश्यक है हमें दो वर्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करना कि किन व्यक्तियों को ज्योग्राफर कहा जाता है और किन को जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए, जो व्यक्ति स्टडी करता है मिनरल्स की एज ए पार्ट ऑफ क्रस्ट, जो अर्थ की 3 लेयर होती हैं, तो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट। वहां पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं क्रस्ट के पार्ट के रूप में, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ पर ये मिनरल पाए जाते हैं, अवेलेबिलिटी है, कंसंट्रेशन है, और उसका इकोनॉमिक क्या यूज है। सो geographer is a person who is interested in the study of mineral as a part of landform, that is crust, and they are more interested in the distribution of minerals as well as their economic use. Whereas, लेकिन उसके ठीक थोड़ा सा और डीप में जाकर के जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। जियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो इंट्रोड्यूस कराता है कि इस मिनरल की फॉर्मेशन किस प्रकार की है, कैसे ये फॉर्म हुआ, उसकी एज, जियोलॉजिकल एज होता है कि किस समय में कौन कौन से केमिकल और फिजिकल प्रेशर हुए थे, चेंज हुए थे, जिसकी वजह से जो मिनरल का कंसंट्रेशन है वो उस पर्टिकुलर एरिया में आया। तो जो जियोलॉजिस्ट, देखिए, जियोलॉजिस्ट इज ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस द नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स टू विच geological age the mineral belongs and what is the physical and chemical composition of that mineral। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं ये होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही वर्ड है जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट जो और ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं मिनरल्स की, वो डिफाइन करते हैं मिनरल्स को एज ए होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड क्या होता है, 2 वर्ड होते हैं अंग्रेजी भाषा के। अगर हम यहाँ पर 2 वर्ड देखें, होमोजीनियस समरूपता, एक जैसे, हेट्रोजीनियस अलग अलग। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर सिविक्स का पार्ट करते हैं, एथनिक कंपोजिशन, एक जगह पर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, फ्रेंच रहते हैं, डच रहते हैं और जर्मन रहते हैं, वो एथनिक कंपोजिशन थी, यानी कि हीट्रोटाइप थी। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर केवल कैथोलिक्स रहते हैं या फिर केवल और केवल प्रोटेस्टेंट रहते हैं, वो वहाँ का होमोजीनियस एथनिक स्ट्रक्चर है। यानी कि होमोजीनियस वर्ड का मतलब है एक जैसा। देखिए, इसी वर्ड को हम दूसरी तरह से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। एक रॉक का मैंने पिक्चर यहाँ पर बनाया, पूरी की पूरी रॉक है। इस पूरी रॉक को ही आप मिनरल कह सकते हैं। इस पूरी रॉक के किसी एक पार्ट के अंदर और होगा। अब और क्या होता है, और का मतलब है कि वो एक्यूमुलेशन जिसमें मेटल भी है और उसके साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। उन इम्प्योरिटीज को अलग करके हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो और इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड इम्प्योरिटीज। बाय प्रोसेसाइजिंग दैट और वी take the metal and we remove the impurities from that part, that is ore, और मेटल को हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरली अकरेंगे, ये मैन मेड नहीं है। नेचर में टाइम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अपलिफ्टमेंट हुई जिसकी वजह से एक टाइम में ये मिनरल्स फॉर्म हुए। अब देखिए, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर,
इसका क्या मतलब है? आपने साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ पढ़े होंगे वर्ड एटम, मॉलिक्यूल्स, मतलब वो एक जैसे, जिसकी हम डिफाइन कर सकें कि पर्टिकुलर डिफाइन है कि यहाँ पर जो मान लेते हैं ये आयरन ओर है, यहाँ पर जो आयरन ओर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार का वो आयरन ओर है, उसके एटम मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये है डेफिनेशन मिनरल्स की। जियोलॉजिस्ट डिफाइंस मिनरल्स एज अ होमोजेनियस naturally occurring substance with a definable internal structure which can be defined easily. This is the definition of mineral. Then we move to the second part कि on what basis, किस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मिनरल्स के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मिनरल्स इतने गहरे तक आदमी के साथ सोशली, इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं कि आज की तारीख में हम मिनरल्स के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। देखिए कैसे, छोटी से छोटी सुई से लेकर के ऊंची से ऊंची टावरिंग जो बिल्डिंग होती है उन सब में मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगह पर हमारे को पिन यूज़ होती है और एकोमोडेशन के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल्स के लिए, मेडिकल्स के लिए हमें बिल्डिंग्स की आवश्यकता होती है और उन सब में मिनरल का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनरल्स आर द इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सेकेंड बताया रेलवे एंड रोडवे, और इसी के साथ एक ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं। रेलवे जो बनाया हुआ है, उसकी जो नेटवर्क बना है, उसकी जो लाइन बिछी हुई हैं, जो पैरेलल आपस में चलती हैं, प्लस जो तारकोल से रोड बनाया हुआ है, उसके अलावा कार और बसेस जो है, जो एंटायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारे के सारे बनाने के लिए हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए मिनरल्स की एब्सेंस में हम लोग शायद आज लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर, बहुत सारे एग्रीकल्चर कंट्री हैं, इंडिया भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आज हम मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर है, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये सभी मिनरल से बनी हुई हैं। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के लिए मिनरल्स का काफ़ी अहम रोल है। डेकोरेशन, रिलीजियस पर्पस से हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसमें डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन सब में मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, और किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। और उस इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनरीज हैं, जितनी भी बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है वो सभी मिनरल से बना हुआ है। तो इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट मिनरल्स पर डिपेंड करता है और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनरल्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ नाउडेज। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी फूड इनटेक हम ले रहे हैं उसमें हमें 0.3% न्यूट्रिएंट्स का इनटेक लेना ही लेना पड़ता है, या उसको हम लेते हैं। जो मिनरल है, अगर हम वो मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करें, वो मिनरल नहीं लें, तो जो बाकी का फूड इनटेक बच गया 99.7% उसका कोई भी यूज नहीं रहेगा। इस बेस पर हम कह सकते हैं, अभी क्वेश्चन बनता है यहां पर, देखिएगा कि ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से द मिनरल्स आर द इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। How you can say humans existing nowadays are completely dependent upon minerals? ये क्वेश्चन बनता। अब देखिए यहाँ ये जो पोर्शन हमने किया है, इस पोर्शन में हमने 3 पार्ट किए हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने डिफाइन किया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। एज ए 10th क्लास स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर दैट व्हाट वी मीन बाय मिनरल्स, वेयर द मिनरल्स कंसंट्रेशन इज लाइंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमने पहले 3 पार्ट किए थे। हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद हमने मिनरल्स को डिफाइन किया,
उसके बाद हमने ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो किया, उसके बाद इंडिस्पेंसेबल पार्ट क्यों कहा जाता है ये किया। ये इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कंट्रोल में कर लेंगे। आप लोग आने वाली वीडियोस को जानने के लिए कि कब अपलोड हो रही हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ये तुरंत मैसेज आ जाए कि नया लेक्चर अपलोड किया है। और मैं आज की तारीख में आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं 10th क्लास के 9th क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं पूरे के पूरे सिलेबस को विद इन टाइम आई विल कंप्लीट द चैप्टर्स। ठीक है, ओके, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।